हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दुखद खबर गरियाबंद से मिल रही है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, जोबा मोड़ के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर सवार सभी लोग मजरकट्टा गांव के रहने वाले हैं और ये सभी लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले 4 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब ये संख्या 5 तक जा पहुंची है। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो गंभीर घायल हैं उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। और जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी फारूक से। फारूक, मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 5 हो गई है मरने वालों की संख्या। और अभी खबर मिली थी कि 5 है करके, लेकिन अभी हमारी डॉक्टर चौहान से बात हुआ है। उनका कहना है कि मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। ये हो सकता है कि 6 पहुंच जाए, क्योंकि अभी गिनती चालू है और डेड बॉडी भी पड़ी हुई है और डेड बॉडी को मजकूरी ले जाने की अब तैयारी करेंगे, इसके बाद ही उसका गिनती हो सकेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। यहाँ पहले घायलों की संख्या 15 थी, 12 से 15 था, वो अब 20 से 21 हो गए हैं, जिसमें बच्चे और महिला भी शामिल हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गरियाबंद क्षेत्र के लिए काफी दुखदायी और दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनाएं ट्रैक्टर में अक्सर होता रहता है, लेकिन ये इसको लेकर के पूरा गांव आज यहाँ इससे बहुत महत्वपूर्ण, जो मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरा गांव उनकी सेवा में लगा हुआ है। अपनी गाड़ी दे रहे हैं, लोग अपना सेवा दे रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। आज पूरा गांव यहाँ पे जुटा हुआ है और लोगों को भरपूर मदद कर रहे हैं। और जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से, उनको रायपुर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक 7 लोगों को रायपुर भेजा जा चुका है। अभी 8वां आज व्यक्ति को भेजने की तैयारी चल रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए फारूक। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जारी है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सभी मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है। रणनीति बनाई जाएगी और प्रत्याशी चयन को लेकर इस बैठक में मंथन हो रहा है। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर मंथन करने के लिए आज कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से अब आगे काम करना है, प्रत्याशी चयन को लेकर भी आज की इस बैठक में मंथन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कसली है। बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। तमाम दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, अब आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उपचुनाव है और उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि 1.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो एक प्रकार से ये तैयारी के रूप में इसे देखा जा सकता है कि किस तरीके से किस पार्टी की कितनी तैयारी है। कांग्रेस जो पिछले उपचुनाव हुए थे, हालांकि उसमें कांग्रेस को सफलता हाथ लगी है और तो ये, और हाल में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। उस लिहाज से कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ जिस प्रकार से पदाधिकारियों से बात हुई थी संगठन के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी, तो हर चुनाव को कांग्रेस एक बड़े चुनाव के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि खैरागढ़ उपचुनाव को भी प्रतिष्ठा के रूप में देख रही है और उसी को लेकर यह बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इस बैठक में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में मौजूद है, प्रदेश के अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री, प्रभारी मंत्री भी जो खैरागढ़ के वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एजेंडा ये है कि किस तरीके से चुनाव में टिकट का नाम तय फाइनल करना है, साथ ही साथ क्या एक्शन रहेगा कांग्रेस का और किस तरीके से किस एजेंडे को लेकर कांग्रेस जाएगी इस चुनाव में, क्योंकि इसके बाद सीधा सीधा जो चुनाव होना है वो विधानसभा चुनाव होना है देर बाद, तो उसकी तैयारियों को देखते हुए ही खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। यहाँ जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार।
बढ़ते आगे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के पार्टी प्रमुखों से इस्तीफा मांग लिया है। आपको बता दें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हार चुकी थी और वहां पर बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब में भी कांग्रेस अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। यहां आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद 10 मार्च को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। अब उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं और गोवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोंडाकर हैं। मणिपुर में ये जिम्मेदारी कांग्रेस नेता एन लोकेन सिंह के पास थी। सभी से कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफा मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनने वाले हैं। हालांकि अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हुई है। वहीं साल 2024 लोकसभा चुनाव की बागडोर अभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सौंप दी है। इसी वजह से अमित शाह को उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह का साथ देंगे। योगी मंत्रिमंडल की नई टीम के गठन में कितने डिप्टी सीएम होंगे, इसके फैसले की जिम्मेदारी शाह को सौंपी गई है। लखनऊ बैठक से पहले दिल्ली में 19 मार्च को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें भावी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल गठन की कवायद अंतिम चरण में है। उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम या फिर मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा के रास्ते मोदी सरकार में मंत्री भी बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दलित और ओबीसी से 2 डिप्टी सीएम बने तो एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। वहीं सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में 55 से 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजय दीक्षित से, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, योगी मंत्रिमंडल की कवायद काफी तेज हो गई है। ना सिर्फ मंत्रिमंडल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जरिए लोकसभा को अपने नाम कर सके बीजेपी, इसलिए अमित शाह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कौन से संभावित चेहरे रहेंगे और डिप्टी सीएम को लेकर के जो पेंच फंस रहा है उसको किस तरह से बीजेपी सुलझाएगी? मेरा मानना ये है कि अमित शाह साहब जो हैं पहले भी यूपी के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रहेगी 10 साल के अंदर उनको कभी ऑब्जर्वर वो बने नहीं, न बनाया गया। कि पहली बार यूपी के अंदर उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया। इसका साफ मतलब है 10 साल बाद तो की सारी कमान जो है अमित शाह के पास में होगी और योगी जी के साथ में मिलकर के वो चुनाव की सारी चीज तैयारी करेंगे 2024 के लिए। जहां तक ये मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल में भी अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ये केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये उनके ही आदमी माने जाते हैं। तो इन दोनों के लिए वो क्या करते हैं, ये भी वो सब तुर्क के पत्ते हैं उनके, कई पत्ते उनके उन्होंने छुपा कर रखे हैं। तो क्या करते हैं वो अमित शाह जी 19 तारीख को 20 तारीख को तय हो गया क्योंकि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में होने वाली विधानमंडल दल की बैठक है, एक दिन पहले नई दिल्ली में है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ होली खेलने के बाद सीधे वहां पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनका फिर लखनऊ आने का प्रोग्राम है और साथ साथ भी लखनऊ आने का प्रोग्राम है। और ये इतना विशाल और भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने की योजना बीजेपी के लोगों की है, जिसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। और इसी लिहाज से वो ये सारे कार्यक्रम तय हुए हैं। और मोदी जी की और इनके बीच में पौन घंटे करीब जो अकेले में बातचीत हुई है योगी जी की और आदित्यनाथ जी की, तो उससे उसमें भी ये इंडिकेशन योगी जी को दे दिए गए थे। तो मेरी सूचना के हिसाब से ये जो दिखाना स्टेडियम जो अंतिम क्षण में अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि वहीं करेंगे, अगर वहां करते हैं तो हजारों हजार आदमी वहां पे पूरे प्रदेश के और देश के और विदेश के इन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। और ये सब लोग आएंगे और एक मैसेज दिया जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश से कि विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति है और विपक्ष क्या सोचता है। और निश्चित तौर पे उसके बाद मोदी जी प्रेस वालों से भी मिलेंगे, लखनऊ में मीडिया से मिलेंगे और ये अपनी भावना यूपी के चुनाव के बारे में जरूर जाहिर करेंगे। ये ऐसी मीडिया कर्मियों की उम्मीद है।
और जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है कि वहाँ डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा, ये भी अमित शाह जी को ही तय करना है। योगी और अमित शाह जी बैठ के तय करेंगे, क्योंकि दो ही आदमी को मालूम है कि करना क्या है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। फिर तीसरे आदमी अगर कहीं आते हैं जिनको जानकारी दी जाती है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ये दो आदमी की, मोदी जी की और शाह जी की जो टीम है, वो यूपी में को किसी भी सूरत में उनकी कोशिश होगी कि कम से कम 85 में से 80 लोकसभा की सीट यहाँ पे आए। तो उसके हिसाब से जो 4 जिले हैं जहाँ समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप मिली है, जैसे कौशाम्बी है जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए थे रातों से, जैसे गाजीपुर से पूरी तरह साफ ही हो गया, जैसे आजमगढ़ है, ऐसे 4 जिले हैं। तो उन 4 जिलों में कैसे बीजेपी की नई लाइन तैयार की जाए और जो समाजवादी पार्टी को तगड़ी टक्कर दे सके। तो ये सारा खेल जो है, क्योंकि अभी जो स्थिति जो बन रही है, जैसे यूपी में सोनिया जी ने अजय कुमार लल्लू को यहाँ से जाने के लिए कह दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए। बिल्कुल विजय जी, देखने वाली बात होगी डिप्टी सीएम में किन्हें शामिल किया जाता है और 19 मार्च को जो अहम बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या कुछ प्रारूप आएगा और किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। और कहा भी यही जाता है कि देश की सत्ता की जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, तो क्या वो भी संभव हो पाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ते आगे कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। अदालत के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब पर बवाल शुरू होने के बाद मामला सेशन कोर्ट पहुंचा था। सेशन कोर्ट के बाद केस हाई कोर्ट में गया, जहां इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 मेंबर की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट ने फैसले के साथ ही इससे जुड़ी 8 याचिकाओं का भी निपटारा कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि सभी को फैसले का स्वागत करना चाहिए। अगर किसी ने राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट से फैसले से असहमति जताते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसका सरकार ने भी पुरजोर जवाब दिया। किसान आंदोलन, संजीवनी एम्बुलेंस और वन विभाग के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने विधायकों से अपनी बात सामने रखी, जिस पर सरकार ने कार्रवाई की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने नवा रायपुर के किसान आंदोलन, 108 संजीवनी एम्बुलेंस और यूजर चार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ग्रामीण चिकित्सा इकाई और 108 संजीवनी एम्बुलेंस के अनुबंध से जुड़ी फर्म के शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अनुबंध में संबंधित फर्म के शर्तों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की महती योजना कि लोगों के जान को सुरक्षित रखना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर न पड़े, लेकिन इसमें खुल के धज्जियां उड़ाई गई है। और खुल के धज्जियां उड़ाने के बाद में जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई तो नहीं हुई, केवल पेनाल्टी लगाया गया। मंत्री ने कहा कि हम उसको दिखवाएंगे और उसमें विधिवत क्या कार्रवाई की जा सकती है। धर्मलाल कौशिक ने वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी का मामला भी उठाया। उन्होंने पूछा कि जब अधिकारी दोषी पाए गए हैं तो कार्रवाई कब तक होगी। इस पर वन मंत्री ने माना कि 37 में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई है। इनमें 7 भारतीय वन सेवा और 2 राज्य वन सेवा के अधिकारी दोषी पाए गए हैं, जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा। मैंने ये भी कहा कि 2020 का मामला है तो इसमें कार्रवाई कब तक होगी। 15 दिन का उन्होंने कहा है हाउस के अंदर में, 15 दिन के अंदर में उसके जवाब आ जाएगी और जवाब आने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जब आपके लिए आपके पास समय था तो आपने कुछ किया नहीं। एक उनका बचता है ना भजन कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यूजर चार्ज और रायपुर के गोल बाजार का मामला उठाया।
मामले में स्थगन और ध्यानाकर्षण दोनों की सूचना सदन को दी गई। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यूजर चार्ज के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। प्रश्नकाल में भी विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। यूजर चार्ज इंदौर में कम है, भोपाल में कम है, दिल्ली में कम है, बंबई में कम है। देश के कोई भी स्मार्ट सिटी में जो यूजर चार्ज है वो रायपुर से कम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नवा रायपुर प्रभावित किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा। बीजेपी के शिव रतन शर्मा ने आंदोलनरत किसानों और किसानों की मौत का मामला उठाया। वहीं विधायक नारायण चंदेल ने सरकार पर किसानों के आंदोलन पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ये देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडे लेकर चलते हैं वो लोग पिछले 5-6 दिन से बौखला गए। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया। मूवी उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है। द कश्मीर फाइल्स को हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है। फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है, जिसके बाद से कोर्ट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कर्नाटक के यादगिर में एक सरकारी कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मानी और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चली गई। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर गांधी परिवार पर दिए बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इस बीच राहुल गांधी जब संसद की तरफ जा रहे थे तभी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए संसद भवन के अंदर चले गए। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 इंडियन एयरफोर्स उड़ानें थीं। विदेश मंत्री ने कहा कि गंभीर संघर्ष से उपजी चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौट आए। और दूसरी खबरें भी कुछ देखते हैं विस्तार से। दंतेवाड़ा में एसआर नक्सली नोट फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को ये बड़ा फैसला सुनाया। मामले में चारों आरोपियों को पहले ही अलग अलग कोर्ट ने जमानत दे रखी थी, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों आरोपियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, सितंबर साल 2011 में एसआर कंपनी द्वारा नक्सलियों को पैसा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाई प्रोफाइल इस मामले में आरोपियों को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन वो दोषमुक्त करार नहीं किए गए थे। आरोपियों के वकील के तर्कों के आधार पर एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। ये पैसा कहाँ से मिला, क्यों मिला, किसका पैसा था और कहाँ दिया जाना था, कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ एक संभावनाओं पे आधारित केस था और इसलिए माननीय न्यायालय ने कुछ भी प्रमाणित नहीं कर पाई तो आरोपी को दोष नहीं। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर बरसों से जमे लोगों को उस भूमि का मालिकाना हक देकर शिवराज सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही थी, लेकिन जनता ठीक से समझ नहीं पाई। हालत यह है कि सरकार तो मालिकाना हक देना चाहती है, लेकिन अवैध कब्जा करके रहने वाले लोग प्रीमियम राशि देने को तैयार नहीं है, बल्कि सारी कागजी कार्रवाई मुफ्त में ही चाहते हैं। हालत यह है कि ग्वालियर में करीब 2 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो इसकी जद में आते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में आवेदन सिर्फ 16,000 लोगों के ही आए हैं। क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर साल 2014 के पहले बसे लोगों को बड़ी राहत दी थी। सरकार ऐसे लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने जा रही थी, जिसमें सरकार ने उस जमीन के कब्जाधारी व्यक्ति को बाजार रेट से प्रीमियम देने का प्रावधान रखा था। कब्जा वाली जमीन की कुल कीमत का प्रीमियम देना था। इसके मुताबिक 100 वर्ग मीटर कब्जे वाले को बाजार मूल्य का 5% प्रीमियम, 200 मीटर वर्ग क्षेत्र पर बाजार मूल्य का 10% प्रीमियम, 200 वर्ग मीटर से ज्यादा पर बाजार मूल्य का 20% प्रीमियम,
इस हिसाब से ग्वालियर की कलेक्ट्रेट में जमीन का मालिकाना हक पाने वाले लोगों की लाइन लग गई। 2 लाख लोगों में से 16,000 लोगों ने आवेदन भी जमा कर दिए, जिसमें 14,000 से ज्यादा आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने अपने मकान को वैध कराने के लिए प्रीमियम राशि जमा ही नहीं कराई है। देखिए क्या है, अगर फीस जमा नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेगा सरकारी जमीन पे अधिकार। और अभी तक हमने 100 के आसपास पॉजिटिव ऑर्डर पास कर दिए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों को फीस तो जमा करनी होगी। लेकिन सर कितने आवेदन है, ऐसा संख्या? देखिए आवेदन तो 16,000 आवेदन आए हैं, तो अभी अब जो पात्र हैं उनको हम देते जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले के तहत 30 साल तक का पट्टा दिया जाएगा। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार का निकाय और साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले भी साल 2018 के चुनाव में शिवराज सरकार ने ऐसा ही किया था। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रदेश के नागरिक परेशान ना हो, उनको किसी तरह के नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इन कॉलोनी को वैध कर दिया जाए और इसकी एक निर्धारित फीस नगर निगम में या अन्य डिपार्टमेंट में जहाँ भी जमा होती होगी उसके लिए आदेश किए हैं। तकरीबन मुझे लग रहा है कि इसको शिवराज सरकार टूल की तरह यूज कर रही है। जब भी उनको प्रचार प्रसार करना होता है वो इस प्रकार की घोषणा कर देते हैं। धरातल पर उनको पूर्व ही मालूम है कि जितने भी हितग्राही हैं वो कभी फीस जमा नहीं करते और यही कारण है कि नियमितीकरण नहीं हो रहा है। तो क्या बीच का उपाय नहीं निकालना चाहिए? सरकार उसमें और क्या प्रयास कर रही है? जब आप 7 बार 8 बार ये प्रयास कर चुके, सफल नहीं हो पा रहे, तो आप ऐसे कोई स्कीम क्यों नहीं निकाल रहे कि जिससे ये जो स्कीम है ये कामयाब हो पाए? लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। कलेक्टर के मुताबिक जिले में लगभग 2 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध रह रहे हैं, जिनमें से आवेदन सिर्फ 16,000 लोगों ने किए हैं। लेकिन उनमें से भी किसी ने सरकार को उस मकान को वैध करने के लिए प्रीमियम राशि जमा नहीं की है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।